बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है नोटिफिकेशन के जरिए, जो नोटिफिकेशन पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में, ऐसे इदारे को जिसे हम एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन कहेंगे। यानी गवर्नमेंट एक ऐसा इदारा इस्टेब्लिश करेगी, फेडरल गवर्नमेंट, जिसे एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा, और सिंपल वर्ड्स में उसे हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे इस लॉ के रूल से। और सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि ये जो इदारा स्टैब्लिश किया गया, ये इदारा बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस हासिल कर लेगा, और उसकी परपेचुअल सक्सेशन होगी, कॉमन सील होगी, और उसकी पावर होगी कि वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, और प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो। इसके अलावा ये ऐसा इदारा होगा जो सूट फाइल कर सकता है किसी के खिलाफ, चाहे कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, और इस इदारे के खिलाफ भी सूट फाइल किया जा सकेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप सब सेक्शन 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इस जैसी जो क्वालिटीज हैं बेसिकली किसी भी कंपनी में पाई जाती हैं कंपनीज एक्ट के तहत। तो ये इदारे जो है ये भी उसी तरह के क्वालिटीज का हामिल इदारा होगा। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी फंड कायम किया जाएगा। इस फंड का बेसिक पर्पज ये होगा कि जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे नेसेसरी, वो तमाम एक्सपेंडिचर्स इस फंड से किए जाएंगे। सेक्शन 4 मैनेजमेंट से रेलेवेंट है, और इस इदारे को रन करने के लिए, इस इदारे को चलाने के लिए सारी बात है मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और इस मैनेजमेंट को रन करने के लिए गवर्निंग बॉडी एस्टेब्लिश की जाएगी, गवर्निंग बॉडी फॉर्म की जाएगी, और उसके पास ये पावर्स होंगी कि वो इस इदारे के जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो मैनेजरियल अफेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, वो उनको रन करे। और उसके लिए असिस्टेंस हो सकती है किसी कमिश्नर की, और कमिश्नर जो है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है इस इदारे को रन करने के लिए। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है, जिस पे इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी होगा। तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि इस इदारे के लिए पॉलिसीज को फ्रेम करे। गवर्निंग बॉडी सेक्शन 5। गवर्निंग बॉडी कुछ मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, जिससे गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी नोटिफिकेशन के जरिए। और सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए ये कहती है कि एक शख्स अपॉइंट किया जाएगा इस गवर्निंग बॉडी में, जो कि या तो हाई कोर्ट का जज होगा, या वो कोई सीनियर ऑफिसर होगा जो कि पाकिस्तान की सर्विस में काम करता है, और उसका रैंक जो है वो कमिश्नर से बिलो नहीं होगा। कमिश्नर जो है वो किसी भी डिवीजन में होता है, यानी एक प्रोविंस है, वो प्रोविंस फर्दर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम डिवीजन कहते हैं। उस डिवीजन को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट को फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, जिन्हें हम तहसील कहते हैं। तो तहसील के लिए आमतौर पे असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए आमतौर पे डिप्टी कमिश्नर या मौजूदा दौर में डीसी अपॉइंट किया जाता है, और किसी भी डिवीजन के लिए
कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो लॉ ये कहता है कि कोई भी शख्स इससे कम रैंक का नहीं होना चाहिए, या वो कोई सेक्रेटरी भी हो सकता है गवर्नमेंट का। ऐसा शख्स जो है उसे चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा गवर्निंग बॉडी का। यानी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के लिए तीन तरह की क्वालिफिकेशंस लॉ ने दे दी हैं। या तो वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या वो कमिश्नर रैंक का कोई भी सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट हो सकता है, या वो सेक्रेटरी हो सकता है गवर्नमेंट का, जो कि गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के तौर पे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। क्लॉज बी ये कहती है कि 4 पर्सन्स और अपॉइंट किए जाएंगे। वो 4 पर्सन्स इन 4 डिपार्टमेंट्स में से होंगे, लेबर डिपार्टमेंट में से, इंडस्ट्रीज में से, हेल्थ में से और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में से होंगे। तो ये चारों डिपार्टमेंट्स में से एक एक जो पर्सन होगा वो इनको रिप्रेजेंट करेगा गवर्निंग बॉडी को। क्लॉज सी ये कहता है कि तीन जो लोग होंगे वो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जो सिक्योर्ड पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह एक मेडिकल ऑफिसर होगा जिसे मेडिकल एडवाइजर कहेंगे, और वो एक्स ऑफिशियो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। एक्स ऑफिशियो से मुराद ये है कि वो अपने हैसियत के एतबार से, अपने ओहदे के एतबार से तो मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, लेकिन यहाँ पे उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो मेडिकल एडवाइजर के तौर पे होगा इस गवर्निंग बॉडी में। अगर हम काउंट कर लें, एक चेयरमैन और 4 ये मेंबर्स, 5 हो गए, और 5 और 3 एम्प्लॉयर्स के लोग जो हैं ये हो गए हैं 8। 8 और ये 3, ये 11 मेंबर्स बन गए, और मेडिकल एडवाइजर को ऐड कर लें तो 12 मेंबर्स बन गए। 12 मेंबर्स पे मुश्तमल एक गवर्निंग बॉडी होगी जो इंस्टीट्यूशन के मामलात को रन करेगी। सबसेक्शन 2 ये कहता है, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है, कि ये जो मेंबर्स होंगे, ये जो क्लॉज सी, क्लॉज डी में हमने डिस्कस किया है सबसेक्शन 1 की, ये चूज किए जाएंगे लिस्ट में से। एक लिस्ट इनकी अलग अलग लिस्ट तैयार की जाएगी दोनों की, उनमें से चूज किए जाएंगे, और चूज करने के बाद गवर्नमेंट जो है वो इनको रिकग्नाइज कर देगी, और उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाएगी। एक्चुअली ये वो मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे अपने अपने इंडस्ट्रीज को जैसे कि एम्प्लॉयर, और अपने अपनी एम्प्लॉयमेंट को जैसे कि एम्प्लॉयज। इसको दोबारा इस स्लाइड को देख लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। 3 पर्सन्स टू रिप्रेजेंट एम्प्लॉयर्स, क्लॉज सी। क्लॉज डी जो है ये है 3 पर्सन्स टू रिप्रेजेंट सिक्योर्ड पर्सन्स। इनको, इनकी लिस्टें तैयार की जाएंगी, और गवर्नमेंट जो है वो इनको फाइनलाइज करेगी इनकी लिस्टों को। यानी 3 जो एम्प्लॉयज हैं यानी सिक्योर्ड पर्सन्स, उनमें से बंदे अपॉइंट किए जाएंगे, और 3 एम्प्लॉयर्स में से जो लोग होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे एज मेंबर्स। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है, provided that pending the making of rules in this behalf, the first members to be appointed shall be chosen from such persons as government may deem suitable। जब ये इदारा एस्टेब्लिश किया गया इंस्टीट्यूशन, उस वक्त जो पहले मेंबर्स थे उनको गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट किया था डायरेक्टली, जिनको गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा था। क्लॉज 3 subsection 3, subject to the other provisions of this ordinance, a member shall hold office for 3 years। कोई भी मेंबर होगा, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं 12 मेंबर्स, वो 3 साल तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे। उनकी जो मियाद है, लिमिट है, दैट इज 3 इयर्स। 3 साल तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे। सेक्शन 6, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी के फंक्शंस क्या हैं, उनके पावर्स क्या हैं। लॉ ने जो इंटरेस्ट की हैं उनको पावर्स, उनको ड्यूटीज और फंक्शंस, वो अपने उन फंक्शंस को, ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, और इन ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए वो ये फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। जैसा कि सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि वो अप्रूव करेंगे बजट एस्टिमेट्स को, वो अप्रूव करेंगे ऑडिटेड अकाउंट्स को, और वो अप्रूव करेंगे
एनुअल रिपोर्ट्स को इंस्टीट्यूशन की। इसी तरह सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं या वो डायरेक्ट कर सकते हैं कोई भी रिसर्च जो कि की जाए इस ऑर्डिनेंस के जो मकसद हैं उनको हासिल करने के लिए। ये उनके फंक्शंस में, उनकी ड्यूटीज में शामिल है। सेक्शन 7 मीटिंग ऑफ गवर्निंग बॉडी से रेलेवेंट है। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि जो मीटिंग होगी उसको कन्वीन करेगा चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या गवर्निंग बॉडी का। गवर्निंग बॉडी का जो चेयरमैन है वो मीटिंग को कन्वीन करेगा और मीटिंग को कन्वीन करने के बाद जो भी मामला वहाँ पे होंगे वो तमाम डिस्कस किए जाएंगे और फाइनलाइज किया जाएगा चेयरमैन की जानिब से। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि एक कोरम कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। एक कोरम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि मेंबर्स की तादाद 5 हो। हम कोरम को जनरली डिस्कस कर लेते हैं। कोरम से मुराद ये है कि अगर मेंबर्स की तादाद मुकर्रर कर दी गई है, ज़रूरी नहीं है कि तमाम मेंबर्स उस स्पेसिफिक मीटिंग में मौजूद हों। कोई भी रीज़न हो सकती है, जैसा कि हमने गवर्निंग बॉडी में देखा है। गवर्निंग बॉडी में ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। वो अपने ड्यूटीज़, अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अगर वो किसी वजह से नहीं आ सके या आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ कंट्री है, उस सूरत में मीटिंग जो है वो बर्खास्त नहीं होगी, बल्कि वो अपना फंक्शन कंटिन्यू रखेगी। इसलिए लॉ ने ये कहा है कि मेंबर्स की तादाद कम अज कम 5 हो। उस जो कम अज कम तादाद है मीटिंग की वो 5 है। उस कम अज कम तादाद को हम कहते हैं कोरम। तो कोरम ऑफ मीटिंग होगा 5। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 12 मेंबर्स होंगे इसके। उन 12 मेंबर्स में से अगर 5 मेंबर्स भी अवेलेबल हैं तो इट मींस दैट की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया जो भी मामला होंगे उनका लीगल स्टेटस होगा। और बाकी जो 7 लोग हाजिर अगर नहीं हैं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी गैर मौजूदगी में मीटिंग हुई, लिहाजा इन ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। तो लिहाजा अगर मिनिमम स्ट्रेंथ 5 उस मीटिंग में शामिल हो जाती है मेंबर्स की, मीटिंग कन्वीन होंगी और वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और उन ऑर्डर्स को सिर्फ इस बुनियाद पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि मीटिंग के मेंबर्स की तादाद कम थी, क्योंकि लॉ ने ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर दिया है कोरम कोरम की तादाद 5 मुकर्रर कर दी गई है। सब सेक्शन 3 में ये कहा गया कि हर मेंबर जो होगा उसका एक वोट होगा, लेकिन अगर ये वोट इक्वल हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के हवाले से या किसी रेजोल्यूशन के हवाले से, उस सूरत में जो चेयरमैन होंगे मीटिंग के, उनका जो वोट है वो कास्टिंग वोट कहलाएगा। यानी अगर दोनों तरफ से वोट बराबर है तो चेयरमैन साहब वोट कास्ट करेंगे और वो जिसकी फेवर में वोट कास्ट करेंगे वो डिसीजन हो जाएगा। अगर वो अगेंस्ट वोट कास्ट करते हैं इट मींस दैट कि वो डिसीजन नहीं होगा। फाइनल वोट जो है वो सूरत में चेयरमैन साहब का होगा, जिसे कास्टिंग वोट कहा जाएगा। सब सेक्शन 4 ये बताता है कि मीटिंग जो है हमेशा उसको प्रिजाइड ओवर करेंगे चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी। ये मीटिंग को हमेशा प्रिजाइड ओवर करेंगे और अगर वो किसी वजह से हाजिर नहीं है तो जो मेंबर्स ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं वो अपने में से फॉर द टाइम बिंग इलेक्ट कर लेंगे किसी भी शख्स को, जिसको फॉर द टाइम बिंग चेयरमैन कहा जाएगा। सेक्शन 8 डिस्कस करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स को। All orders and decisions of the governing body shall be authenticated by the signature of the chairman. जो भी डिसीजन होंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे, जरूरी है कि उन पे चेयरमैन साहब के सिग्नेचर मौजूद हों। अगर उन चेयरमैन साहब के सिग्नेचर मौजूद होते हैं ऐसे ऑर्डर्स पे, डिसीजंस पे, तो वो ऑथेंटिकेटेड ऑर्डर्स होंगे और वो ऑथेंटिकेटेड डिसीजंस होंगे और डिसीजंस हमेशा इन राइटिंग होने चाहिए। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जजमेंट्स को। 1993 SCMR पेज 1201 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है।
اس میں پارٹیز تھیں نیشنل ایمبرائڈری ملز لمیٹڈ ورسز پنجاب امپلائز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن. اس میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے پریمبل کو اور یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک بینیفیشیل لیجسلیشن ہے intended to provide benefit to workers of a particular group. یعنی تمام ورکرز کو یہ فیسلٹیز بینیفٹس نہیں دیے جائیں گے اس قانون کے تحت بلکہ ایک پارٹیکولر گروپ کو یہ بینیفٹس دیے جائیں گے جس کا پریمبل میں ذکر ہے. نیکسٹ ججمنٹ ہے 2000 کی پی ایل سی 37 آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ججمنٹ ہے یہ. اور اس میں پارٹیز تھی گلستان ویونگ ملز ورسز کمشنر. اس میں پریمبل کو بھی انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور سیکشن 1 سب سیکشن 3 کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اور انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اس میں لا کی اپلیکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جیسا کہ ریڈ فونٹس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیکسٹ یہ ججمنٹ کے الفاظ ہیں. بٹ اٹس ایپلیکیشن واز لمیٹڈ اونلی ٹو سچ ایریاز کلاسز آف پرسنس انڈسٹریز or establishments for such dates and with regard to the providing of such benefits as government could by notification specify in that behalf. اس لا کی اپلیکیشن صرف ان لوگوں پہ ہوگی ان ایریاز پہ ہوگی ان انڈسٹریز پہ ہوگی جس کو گورنمنٹ تھرو نوٹیفیکیشن اسپیسیفائی کر دے گی. اگر گورنمنٹ کسی کو اسپیسیفائی نہیں کرتی کسی انڈسٹری کو تو اس انڈسٹری پہ اس لا کی اپلیکیشن نہیں ہوگی. تو یہ انٹرپریٹ کیا تھا آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے. تو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ.